Good morning class 7. In today's video we are going to read about the chapter number 3, which is institutional representation of democracy. So as you all have been discussed or got in the previous chapter, that means chapter number 2 on equality, that means we are living in a democratic country and equality is the most important aspect of the democracy. Okay, so from connecting to that chapter, we are moving with the next chapter, that is representation of democracy. So democracy में representation कैसे होता है? How people's representation would be there in democracy? या equal representation हम बोल सकते हैं. तो वो representation कैसे होता है और institutional representation of democracy क्या होता है? What is institutional representation of democracy and types of democracy also we will discuss at here, okay, in this video. So basically, as you all know that we all are living in a democratic country, that means India is a democratic country. It means we have democracy in our country, okay. In our country we are having democracy. हमारे देश में लोकतंत्र है या प्रजातंत्र है, okay. So which body or which authority enjoys or exercise और एग्जीक्यूट पावर्स एंड विच बॉडी इज लॉ मेकिंग बॉडी, ये भी हम डिस्कस करके आए हैं. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी जैसे हमने पढ़ा फॉर एग्जांपल कि लॉ मेकिंग बॉडी जो है सर लेजिस्लेचर होते हैं या सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल लेजिस्लेचर होते हैं, स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर इन आवर कंट्री बेसिकली वी कैन से. तो सेंट्रल लेवल पर जो लेजिस्लेचर है वो कौन है? पार्लियामेंट है. और पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट, तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के साथ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ये क्या है? ये सेंट्रल लेजिस्लेचर है. ये सेंट्रल लेवल पर लॉ बनाने का, लॉ मेकिंग का काम करते हैं. तो यहां पर बात आ रही कि पार्लियामेंट क्या है. अब क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट क्या है. तो पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन. पार्लियामेंट इज इंडियन पार्लियामेंट इज अ प्लेस और बॉडी विच शोज इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. जो भारतीय प्रजातंत्र है, लोकतंत्र का इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन, संस्थागत जो है प्रतिनिधित्व करती है. ओके, सो वी आर हैविंग न्यूमरस इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन इन आवर कंट्री. ओके, तो बहुत सारे मतलब स्टेट्यूटरी बॉडी जो होती है वो भी इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन में ही आती है. ओके, बट बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की या लॉ मेकिंग बॉडी को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन. तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट को या सेंट्रल लेजिस्लेचर को हम डिस्कस कर रहे हैं. क्लियर? नाउ वी आर मूविंग फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. ओके, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? लाइक आप एंसेंट एरा में जाएंगे, डेमोक्रेसी के स्टार्टिंग बिगनिंग पीरियड में जाएंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि लोग जो है डायरेक्टली, कोई नंबर ऑफ पीपल कम होता था या पॉपुलेशन कम होती थी, लोग आपस में एक जगह कहीं कलेक्ट हो जाते थे एंड टुगेदरली दे रेज देयर हैंड और बाय स्पीकिंग वो अपनी जो है बात बोल देते थे और उस पर जो है काउंटिंग हो जाती कि हाँ इतना फेवर में, इतना नंबर अपोजिशन में गया. तो दैट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी. ओके, बट अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी और जो थोड़ी डेवलप हो गई. अब डेवलप फॉर्म में आप कैसे देखें? तो जैसे कंट्री ले लीजिए फॉर एग्जांपल स्वीडन. तो वहां पर क्या होता है कि कंट्री के जो सारे लोग होते हैं उन सभी लोगों से कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उस पर रेफरेंडम करवाया जाता है. रेफरेंडम करवाना है, आम जनता की मतों को या उनकी जो राय होती है उसको लिया जाता है, सबसे जाना जाता है. बट ऐसा पॉसिबल हमारे कंट्री फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है. मोर देन 135 सिविलियंस वी आर हैविंग. तो इतने सारे लोगों का सजेशन कैसे लें? ओके, इतने सारे लोगों की एडवाइस हम कैसे लें? इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास नहीं है जो, और इसमें जो है काफ़ी मनी जो है इसमें एक्सपेंस माने खर्च होगा. तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हम जो है किसको फॉलो करते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को. हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेसी का कौन सा फॉर्म हमने जो है प्रिविलेंट कर रखा है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो सीधे सीधे लोगों से राय जानी जाती है कंट्री के. ओके, बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल जो है वो सीधे नहीं जाते हैं या वो सीधे उनसे जो है एडवाइस नहीं लेकर जो है बाय कास्टिंग देयर वोट उनको राइट टू वोट दिया जाता है और वो वोट डालकर अपने जो है सजेशन या अपने जो एडवाइस है जो भी उनके एस्पेक्ट्स हैं उसको शो ऑफ करते हैं उस पार्टिकुलर कैंडिडेट या पार्टी को जिताकर. ठीक है. नाउ हियर वन मोर थिंग,
इंडिया जैसे कंट्री जहाँ लिटरेट पीपल भी काफ़ी नंबर में, यानी जो अशिक्षित लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा, वो उनके लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है उनको ऑफर करना दैट वुडंट बी मीनिंगफुल, मैंने मीनिंगफुल वो बात हो ही नहीं सकती, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे जो है वो अपना, क्योंकि वो एजुकेटेड ही नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे साथ। ओके, और सिंपली वी कैन से डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज के मैंने ऐसे कंट्रीज जहाँ पर पॉपुलेशन करोड़ में है वहाँ पर सक्सेस नहीं है। हालांकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज मोर बेटर, ज़्यादा बेटर है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब 100% लिटरेसी हो और आपकी कंट्री जो है काफ़ी डेवलप्ड हो, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो या स्ट्रेंथन हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमने देखा कि जो है सेंट्रल लेवल पर हमारे कंट्री में इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? इंडियन पार्लियामेंट करती। कौन करता है? इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट जो है हमारे कंट्री की सेंट्रल लेवल पर जो है इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। ओके, और इंडिया में कौन सा डेमोक्रेसी, व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वी आर हैविंग इन आवर कंट्री? वी आर हैविंग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल कास्ट देयर वोट्स एंड बाय कास्टिंग देयर वोट्स दे offered their power to exercise to their legislatures or their law making body or their institutional representation। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपने वोट डालकर अपने जो लीडर चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उन्हें इन इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन में, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में या रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट वहाँ पर भेज देते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभाओं में भेज देते हैं, यानी अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर वहाँ पर किसी पार्टिकुलर लीडर को जिताकर बाय कास्टिंग देयर वोट, अगर कोई इलेक्शन में वो पार्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव जिसको मोर देन हाफ जो टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट किए गए हैं उसके आधे से एक ज़्यादा वोट जिसको भी मिल जाए या उससे और ज़्यादा, वो पार्टिकुलर कैंडिडेट जो है वो उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, चाहे एमएलए बोल दीजिए या एमपी बोल दीजिए यानी विधायक या सांसद। तो वो रिप्रेजेंटेटिव बनकर कहां पर जाता है आपका रिप्रेजेंटेशन करने? इन इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में। लाइक सेंट्रल लेवल के इलेक्शन में अगर वो जीता यानी एमपी बन के गया यानी सांसद बन के गया तो वो कहां जाएगा? पार्लियामेंट के अंदर जाएगा। अगर वो एमएलए बनकर आपका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है आपके एरिया को तो वो कहां जाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा। ओके, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी पावर को ट्रांसफर कर देते हैं। किसको? अपने रिप्रेजेंटेटिव को। कैसे? अपने वोट डालकर। ठीक है, वोट डालकर, खाली वोट डालकर ही नहीं, वोट डालने के बाद क्या होगा? जो पर्टिकुलर कोई कैंडिडेट है जिसको आधे से ज़्यादा सिंपल मेजोरिटी जिसको मिल जाए, जिसको मेजोरिटी मिल जाए, मोर देन हाफ नंबर ऑफ टोटल वोट्स जो ऑब्टेन करेगा, जो एक्वायर करेगा, वो पार्टिकुलर कैंडिडेट जो है उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और वो इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के ये जो सिस्टम है इसमें उस एरिया का रिप्रेजेंटेशन करेगा। कहां पर? इन इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में। अगर हम इंडिया की बात करें तो सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट में और स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में करेगा। ओके, तो आपको समझ में आया कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कैसे काम होता है। ओके, अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, क्योंकि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के आप कल्पना नहीं कर सकते। आई मीन टू से बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल जो है फिर तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। वैसे इंडिया में जरूरी नहीं कि कोई कैंडिडेट जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही हो, लेकिन फिर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो अपनी एक आइडियोलॉजी होती है उनके अकॉर्डिंग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है और लोगों की जो माने एस्पेक्ट्स होते हैं उनके लिए काम करती है। तो ऑब्वियसली मतलब अल्टीमेटली लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हाँ ये पार्टी इस आइडियोलॉजी को बिलोंग करती है और मेरी आइडियोलॉजी से ये मैच करती है तो मैं इसे वोट दे सकता हूँ। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ वोटर्स जो होता है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के ही फेवर में चला जाता है। इन्हीं से उनकी राय या उनकी जो है एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो मिल जाती है, तो इन्हीं को वोट कर देते हैं। बट इंस्टीड ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज अगर कोई नहीं जाना चाहे इनके साथ तो फिर क्या होगा? फिर कोई जो है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अपने आप को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवा सकता है। वो निर्दलीय रहकर चुनाव लड़ेगा अगर उसे नहीं बिलीव है या उसे बिलीव है कि वो ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन कर सकता है अपने एरिया का, वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है इन इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में अपने एरिया के लिए। तो
नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू रीड अबाउट स्टेटरी इंस्टीट्यूशंस। तो स्टेटरी इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? एक्चुअल में वो इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशंस के आइडियल्स के बेसिस पर या कॉन्स्टिट्यूशन के जो गाइडलाइंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए, गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए कुछ बॉडीज या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स के बेसिस पर एस्टैब्लिश किए गए हैं, उनको हम स्टेटरी इंस्टीट्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये जो स्टेटरी इंस्टीट्यूशन है इसका क्या काम है? व्हाट इज द वर्क ऑफ और ड्यूटी और जॉब और टास्क ऑफ दिस स्टेटरी इंस्टीट्यूशन? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड टू हेल्ड इलेक्शन इन इंडिया विद इन अ रेगुलर इंटरवल, यानी एक निश्चित समयावधि के बाद भारत में जो है चुनाव करवाने का जो जिम्मा होता है वो किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। यानी सिंपली वी कैन से कि अगर डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है लोगों का तो कैसे है, तो उसका ये एग्जांपल है। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसको रिप्रेजेंट करता है? लोगों के डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को ही हेल्प करता है या उसी को इंडिकेट करता है या उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये स्टेटरी बॉडी बनाई गई है। ठीक है, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स हमारे कंट्री में जो है इलेक्शन होते हैं सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल इलेक्शन या जनरल इलेक्शन बोल दीजिए या पार्लियामेंट्री इलेक्शन बोल दीजिए या लोकसभा इलेक्शन बोल दीजिए, वो होते हैं। तो ये बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। स्टेट लेवल पर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के चुनाव, वो करवाते हैं। ठीक है, तो और लोकल लेवल पर जो लोकल बॉडीज है या लोकल गवर्निंग बॉडीज है लाइक म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत वगैरह, इनके लिए भी गाइडलाइंस इश्यू करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि किसी पार्टिकुलर स्टेट में या कंट्री में कितने, मतलब जैसे ही 5 ईयर्स कंप्लीट होते हैं या आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इंटरवल जो है वहां पर इलेक्शन करवाए जाएंगे। इसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है पूरा प्लान रहता है उसका काम, और वो टाइम टू टाइम उसको जो है अपडेट करता रहता है। ओके, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है। सेंट्रल लेजिस्लेचर हमने समझा, सेंट्रल लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी एट द सेंट्रल लेवल इन आवर कंट्री, दैट मीन्स इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल लेजिस्लेचर में इंडिया की बात करें तो कौन आएगा? कौन है? विच इज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द सेंट्रल लेजिस्लेचर इन इंडिया। अब इसमें कौन कौन से आते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में? पार्लियामेंट के साथ साथ जो है राष्ट्रपति आई मीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ये सब सेंट्रल लेजिस्लेचर में आते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर जिसका हेड होता है और अदर जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए। और पार्लियामेंट अगर मैंने बोल दिया ना तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आती है, और जो ऐसे कैंडिडेट जो जितने भी जो पार्लियामेंट का मेंबर है वो सब सेंट्रल लेजिस्लेचर में, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो या अपोजिशन पार्टी के हो। ठीक है, ओके, या कोई इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट भी हो और अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर है तो वो भी सेंट्रल लेजिस्लेचर का ही पार्ट है। ओके, सो स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर हमने सीखा कि इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। बेसिकली जो है लोग जो है सारे लोग, या हम बोल सकते हैं ऑल पीपल ऑफ द कंट्री कांट रिप्रेजेंट टू द कंट्री। सारे लोग एक साथ कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, किसी एक बात को लेकर उन्हें इकट्ठा नहीं किया जा सकता, उनसे सजेशन एडवाइस या लॉ नहीं बनवाया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं होता। तो इस जो है दुविधा से बचने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स को आउटकम करने के लिए हमने जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एडॉप्ट किया, और उसमें जो है हमने इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो किया या उसको हम लीड करते हैं। यानी हमारे कंट्री में इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेशन को शो करते हैं या लीड करते हैं। इन हिंदी आप समझ गए, संस्थागत प्रतिनिधित्व, यानी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो हमारा रिप्रेजेंटेशन करता हो, यानी हमारी बातों के लिए, हमारी माने इच्छाओं के लिए, हमारे आकांक्षाओं के अनुरूप, इन इंग्लिश हमारे एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग, हमारी विल के अकॉर्डिंग, हमारी डिजायर्स के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। हमारे दैट मीन्स कौन? हम वोटर मीन्स कॉमन जो पीपल हैं, हम इंडियन सिविलियन। ठीक है, ओके। हियर इन सेंट्रल लेजिस्लेचर क्या होता है? प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है, उनके नाम से ही सारे लॉ बनते हैं, लेकिन और एक्चुअल पावर जो सुप्रीम कमांडर होता है, सुप्रीम पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो उसको एक्सरसाइज करते हैं या एंजॉय करते हैं। ओके, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, ये पूरे पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके,
सो हियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर अवेयर रिगार्डिंग टू यूनिवर्सल एलाइड फ्रेंचाइजी, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। ओके, इसके क्या इंपॉर्टेंस है? तो इम्पोर्टेंट तो सर यही है कि ये जो है इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है, या ये शो करता है कि वी आर ऑल आर इक्वल है। इट डिनाइड टू discrimination, any kind of discrimination. Okay, so universal adult franchise is based on the idea of equality. Okay, so according to this, I mean to say, according to UAF यानी universal adult franchisee, all Indians can every Indian can cast a single vote. Every adult Indian जिसकी एज 18 years above हो गई है, वो जो है एक वोट कास्ट कर सकते, बट वो क्या नहीं होना चाहिए, वो सेडिशन एक्ट का चार्ज, मतलब उस पर चार्ज नहीं होनी चाहिए, वो देशद्रोही नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ओके, यानी किसी से लोन लिया और उसको जो है रीपे नहीं कर पाया, चुका नहीं पाया, और उसने कोर्ट में जाकर डिक्लेयर करवा लिया जज से बोलकर कि हम मेरी जो है इतनी इतनी प्रॉपर्टी है और मैंने इतना लोन लिया था, मैं इसको रीपे नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए। तो ऐसे इंसॉल्वेंट पीपल भी जो है उनको राइट टू वोट नहीं होता है, और जिनको सेडिशन एक्ट के चार्जेस लगे होते हैं, देशद्रोह के आरोप लगे होते हैं, वो भी जो है अगर प्रूव हो जाता तो वो भी जो है राइट टू वोट नहीं कर सकते हैं। और थर्ड जो है, जो मेंटल स्टेटस जिनका सही नहीं है, यानी जो पागल हैं, है ना, जो मेंटली वेलबींग नहीं है, ऐसे लोग भी जो है वोट नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड सम मोर केसेस और सिचुएशंस आर देयर in which a particular person, yeah, we can say an Indian can cast his or her vote. Okay, here you are having a term general election. I explained to you, national elections are known as general election, और we can say parliamentary election यानी लोकसभा इलेक्शन। पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात अगर बढ़े तो राज्यसभा के इलेक्शन नहीं, कौन से इलेक्शन? लोकसभा इलेक्शंस आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन। ओके, एंड बाय इलेक्शन कब होता है? जब किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव सीट पर या मैंने हम बोल सकते हैं किसी सीट के ऊपर कोई पार्लियामेंट्री सीट यानी लोकसभा सीट्स हो सकती है, या विधानसभा सीट्स हो सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट हो सकती है, उस पर अगर कोई कैंडिडेट रिजाइन कर देता है या उसकी डेथ हो जाती है या और कोई रीज़न होता है, तो उसकी एब्सेंस में, उसके जाने के मतलब उसके रिज़ाइन करने के बाद भी जो है वहाँ पर इलेक्शन करवाए जाते हैं बिफोर 5 years, उसको बोलते हैं बाई इलेक्शन। ओके, और मिड टर्म इलेक्शन उनको बोलते हैं जब कोई पार्टिकुलर रूलिंग पार्टी अपना कॉन्फिडेंस यानी नंबर ऑफ मेजोरिटी खो देती है, ओके, या पूरी पार्टी के जो मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये रिज़ाइन कर देते हैं या चीफ मिनिस्टर हुए, है ना, तो अपने आप ही जो है वो क्या करते हैं, जब वो रिज़ाइन कर देते हैं तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट जो है चली जाती है, गिर जाती है, और उन कंडीशंस में क्या होता है, मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, इन हिंदी मध्यावधि चुनाव। ओके, बाई इलेक्शन इन हिंदी उपचुनाव। तो बाई इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन आप समझ गए, एंड जनरल इलेक्शन। ओके, दीज आर 3 kinds of election which held in our country. ओके, नाउ पॉलिटिकल पार्टी, मैंने आपको बताया, पार्टी विच has its own particular ideology is called a political party. Multi-party system I explained to you. In India we are having multi-party system. Some countries like America, that means USA, has bi-party system, या यूँ बोल दीजिए वहाँ पर द्विपक्षीय जो है पार्टी, द्विपक्ष होते हैं, 2 ही पार्टियाँ होती है, और कोई पार्टी जो कोई कंट्री ऐसा भी होते हैं लाइक चाइना जहाँ पर सिंगल पार्टी रूल होता है। ओके, कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? व्हाट इज अ कोलिशन गवर्नमेंट? अकॉर्डिंग टू द कोलिशन गवर्नमेंट, इफ अ सिंगल पार्टी isn't able to स्कोर मेजोरिटी या गेन मेजोरिटी, अगर किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो कुछ नंबर ऑफ पार्टीज जो है आपस में जो है एक साथ मिलकर जो है उस मेजोरिटी फिगर को जो है अचीव कर लेती है, या उसको पाने के लिए एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, विद देयर कॉम्प्रोमाइजेस, तो और जो है गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट, इन हिंदी गठबंधन सरकार। ओके, सो दीज वर some important aspects और key contents which we have to study in this chapter, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किए और अभी फिर दोबारा एक्सप्लेन किए। स्टूडेंट्स, इन स्टैंडर्ड टर्म और इन इंग्लिश
जिनको मैंने इन हिंदी जिन्हें हम सीट बोलते हैं कि लोकसभा सीट या विधानसभा सीट, इन इंग्लिश दे आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज और इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर द एरिया वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिटीजन्स इन देयर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है या लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, वहाँ पर लोगों का एरिया वाइज जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इंडिया में। जैसे एमपी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, इफ़ यू विल टॉक अबाउट दैट, तो देर आर 230 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर। अगर नेशनल लेवल पर बात करें तो 540 मोर देन 540 जो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा इलेक्शंस के लिए। ओके, द वोटर्स हु लिव्ड इन these electoral constituencies area elect their representatives for that areas representation in representative bodies, or we can say legislative bodies. Here our constitution makers felt that there wouldn't be a fair representation of all the communities, classes of India. Why? Because our country is socially economically diverse country, so giving respect to their dignity and to them, our constitution framers decided to give them reservations in these legislative bodies, or we can say institutional representative bodies like parliament, I mean to say Lok Sabha, Rajya Sabha and स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। ठीक है, पंचायत बोल दीजिए, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब जो है एक तरीके से ओके, these all institutional representative bodies are actually law making bodies. ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये लगा कि ये पुअर क्लासेस या बैकवर्ड क्लासेस जो है अपने आप को जो है सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल से सामने, या जिनकी अप्रोच है या जो ज़्यादा प्रेस्टीज रखते हैं सोसाइटी में। तो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने क्या किया? दे गेव टू देम रिजर्वेशन, उन्होंने उन्हें रिजर्वेशन दिया है और नंबर ऑफ पर्टिकुलर सीट्स जो है अलॉटेड टू देम इन दिस लेजिस्लेटिव बॉडीज लाइक इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन हिंदी इन मैंने विधानसभा में। सो आई होप यू गॉट अबाउट द लेजिस्लेटिव seats, or we can say constitutional representation or electoral constituencies. Okay, so here we were talking about the seats which were reserved, or we can say which are reserved for these backward communities or classes. Which are these communities? These are SC, STs, OBCs and minorities also. Okay, but here minorities groups are also known as backward classes, but they don't have their reserved seats in these legislative bodies. Okay, you have to remember this. Currently out of the 552 seats in the Lok Sabha, 79 seats are reserved for whom? For scheduled castes, that means for SC group, and 41 for scheduled tribes, यानी in हिंदी we can say अनुसूचित जनजाति या आदिवासी, जो जनरल टर्म है हम यूज करते हैं, उनके लिए जो है रिजर्व की गई है। Now students, you may see here a image is given, okay, of a voter identity card, okay, या photo identity card. So I mean to say every person or every adult Indian who is eligible to cast his or her vote, okay, given a particular voter identity card or voting card, okay, to allow this card allow to him or okay to cast his or her वोट, ताकि वो अपना वोट दे पाए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पर्टिकुलर पर्सन को जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें वो अपना वोटिंग प्रोसेस जो है, इलेक्शन जो है उसमें वोटिंग कास्ट करने वाला है, वोट देने वाला है, उसके लिए एक वोटिंग कार्ड जो है कार्ड इशू करता है, वोटर कार्ड इशू करता है। ठीक है, जो उसे इस बात की परमिशन देता है कि वो जो है उस पर्टिकुलर एरिया का या उस इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर है और वहाँ के इलेक्शन प्रोसेस में या उस एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव का जो इलेक्शन चल रहा है कि वहाँ से कौन रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, ठीक है, तो या प्रतिनिधि बनेगा इन हिंदी, तो उसके लिए वो जो है वोट डाल सकता है या नहीं डाल सकता है। ओके, यानी ये जो
पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल है उस प्रोसेस में वो पार्ट ले सकता है या नहीं ले सकता है, वो इस कार्ड के बेसिस पर जो है डिसाइड किया जाता है। तो क्या ये कार्ड होने से ही सारे वोट दे देंगे? यहाँ पर कुछ कंडीशन, हियर वी आर हैविंग सम कंडीशन, मैंने एक्सेप्शंस ऑल्सो। विच एक्सेप्शंस वी आर हैविंग? एक्सेप्शंस लाइक मैंने आपको अभी हल बताया कि वो उस पर सेडिशन एक्ट का चार्जेस नहीं हो, है ना, या वो मेंटली जो है मेंटल नहीं हो, या उसका मतलब कहने में अनसाउंडेड माइंड नहीं हो, यानी पागल नहीं हो, इंसॉल्वेंट नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, एंड वो बिलो द डिसाइडेड एज भी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो 17 ईयर्स का है, 15 ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है, तो वो भी वोट नहीं डाल सकता। ओके, नाउ हियर हु कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर सेंट्रल लेजिस्लेचर? सेंट्रल लेजिस्लेचर में जिसकी मिनिमम एज जो है 25 ईयर्स है, वो जो है क्या कर सकता है, सेंट्रल इलेक्शंस में जो है वो जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है एज ए कैंडिडेट, ओके, फ्रॉम अ पार्टी और एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ओके, हियर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्शन कैंपेनिंग। इलेक्शन कैंपेनिंग यानी चुनाव प्रचार प्रसार अभियान क्या होता है? ओके, सो दे हियर एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज promote to their ideology and to make voters in their favor, जो है कैंपेनिंग करती है ताकि वो अपने आइडियोलॉजी को अच्छे से बता पाए और वोटर्स को अपने फेवर में करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है ले पाए, यानी मेजोरिटी को गेन कर पाए। ओके, सो इसके लिए वो जो है कैंपेनिंग करते हैं। अब कैंपेनिंग के लिए वो क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो किसी वर्शिप फॉर इलेक्शन यानी प्लेस ऑफ वर्शिप यानी पूजा स्थल, धार्मिक स्थल का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते आप हमें वोट दे दीजिए। ओके, एंड किसी गवर्नमेंट व्हीकल का यूज़ नहीं कर सकते, एयरक्राफ्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओके, इलेक्शन के लिए। इज़ इट क्लियर? और एक बार जब इलेक्शन की डेट्स अनाउंस कर दी जाती है तो कोई भी मिनिस्टर जो है किसी भी तरह की जो है ऐसी डिक्लेरेशन घोषणाएं नहीं कर सकता जो गवर्नमेंट एड यानी मनी से या पैसे से पूरी की जाएगी उस बिफोर द इलेक्शंस, ओके, या बाद में भी की जाए, बट बेसिकली हम कह सकते हैं बिफोर इलेक्शन ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे प्रूफ हो कि वो गवर्नमेंट के पैसे से हुआ है, ओके, और इलेक्शन को जो है अफेक्ट करने के लिए, प्रभावित करने के लिए किया गया है। तो ऐसा काम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी माने गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मिनिस्टर ये काम नहीं कर सकता। एंड और क्या नहीं कर सकते, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वोटर्स को वो ब्राइब नहीं कर सकते, थ्रेटन धमका नहीं सकते, उनको डरा धमका कर वोट नहीं ले सकते। ओके स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? Nowadays we are using electronic voting machine to cast our vote. It is simple to use and efficient, और we can say money saver ये है, ओके, इससे काफ़ी पैसा बचता है। EVM we were casting our votes by सीक्रेट बैलेट मेथड। हम गुप्त मतदान प्रक्रिया को अपनाते थे जिसमें हम सीक्रेट बैलेट यानी जो है एक पेपर की या कागज़ की एक पर्ची होती, स्लिप होती थी, उस पर अपने वोट कास्ट करते थे। उनको काउंट करना, उनको संभालना, ये सब बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। ओके, सो नाउ डेज उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किसको प्रमोट कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को प्रमोट कर रहा है, जो कि जिनका यूज़ काफ़ी सिंपल है, ओके, और इजीली हर कोई जो है उसको समझ सकता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।